दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ हैं पूर्व सांसद और वर्तमान में एमएलए महाराष्ट्र श्री हरिभाऊ राठौड़ जी, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर डीएनटी और अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो राठौड़ साहब नमस्कार। नमस्कार। राठौड़ साहब, ये जो साक्षात्कार मैं ले रहा हूँ आपसे, मैं मानसिंह बंजारा राजस्थान से, आपकी इस लड़ाई के मुद्दे की बात पर, आरक्षण के मुद्दे पर, इसकी शुरुआत कैसे हुई? थोड़ा सा इसकी आप शुरुआत से मेरे प्रश्न का उत्तर देना शुरू करेंगे। आप शुरुआत बताइए। देखिए, उन दिनों 1993 में मंडल कमीशन लागू हुआ था, जिसके तहत 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिला, जिसमें विमुक्त थे, घुमंतु थे, जिसमें 12 बलूतीदार, ये मोस्ट बैकवर्ड जिसको कहते हैं, किकार, कश्यप, लोजपाल, बघेल, राजभर, प्रजापति, कंकाली वगैरह, ये सारे नाई, हाथीवाड़ी, लोहार, सोनार, सुतार, धोबी, दर्जी वगैरह, ऐसे जो कम्युनिटी थी वो सारे इसमें इंक्लूड थे। तो विमुक्त, घुमंतु और ये मोस्ट बैकवर्ड क्लास, ये सारे लोगों को एक ही जगह दे दिया था 27% आरक्षण। तब मुझे लगा कि ये जो अदर कम्युनिटी, मतलब मोस्ट बैकवर्ड और डीएनटी कम्युनिटी, उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा था जी। तो उन दिनों मैं इसकी स्टडी कर रहा था जी कि ये कैसे, जैसे महाराष्ट्र में बहुत पहले वसंतराव नाइक जी ने ये आरक्षण दिया था विमुक्त और घुमंतु को ओबीसी से अलग करके। तो तब पूरा देश में घूमता था, मैंने सोचा अरे भाई, हमारे सब जो है गुजरात में है, मध्य प्रदेश में, हमारे यूपी में लोग हैं, तो हम बहुत लाभान्वित हुए कि जब वसंतराव नाइक जी ने महाराष्ट्र पैटर्न करके महाराष्ट्र में जो आरक्षण लागू किया, हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, नौकरी में आए, काफ़ी प्रगति हुई, हमें स्कॉलरशिप मिली, हमारे लिए अलग हॉस्टल किया गया। तो ये सारी चीज़ें मैं देखा कि ओनली महाराष्ट्र में मिल रहा है। कुछ गिने चुने राज्य है, जैसे आंध्र है, तमिलनाडु है, ऐसे 2-4 राज्यों में ये लगाया गया था, लेकिन देश में जो ये समाज है बहुत पिछड़ा था, आज भी है। तो इसलिए मेरे दिमाग में ये बात आई कि ये क्यों नहीं हो सकता है, महाराष्ट्र में हो सकता है, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं, अपने गुजरात में क्यों नहीं, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं। तो ये सोच से मैं इसको ये थोड़ा इसका स्टडी किया। तो मैंने इसके जो बैक रेफरेंसेस देखे कि उस टाइम मंडल आयोग में हमारे यल्लाल नायक जी थे, जो इसके मेंबर थे, उन्होंने कहा था बीपी मंडल जी को कि मंडल जी ये 27% के आप 2 उधारे कर दीजिए, बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड। तो उस टाइम नहीं हो पाया वो, तो हमने वो मांग इस तरह चालू की कि महाराष्ट्र में जब मिल रहा है तो देश में क्यों नहीं है, और वो मिलना चाहिए। तो आप ये बताइए, आपकी मांग के अनुसार कितनी जातियां आज ऐसी हैं जिनको वास्तव में आरक्षण, सामाजिक न्याय से जो वंचित है, आरक्षण की लड़ाई जो जिनके लिए लड़ रहे हैं, उनको आज जो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संवैधानिक न्याय दिया आरक्षण का, किन किन जातियों को अब तक आपकी नज़र में नहीं मिला? नहीं, देखो, आपको तो पता ही होगा, जो विमुक्त और घुमंतु की जो जातियां हैं वो तो हर एक स्टेट में, अपने अपने स्टेट ने बहुत पहले ही लिस्ट निकाल दी है। अब यूपी की बात ले लो आप, वहाँ है भाट है, जोगी है, जोगा है, कंकाली है, सपेरा है, ये और सिगलीकर भी है, बंजारा है, बर, राजभर, लोध, केवट, मेवाती, औंधिया, टेंगा भात वगैरह, ये लोग हैं ना, ये विमुक्त और घुमंतु में आते हैं। और दूसरी जो कम्युनिटी है जिसको एमबीसी कहते हैं हम, मोस्ट बैकवर्ड, हाँ, उसमें जैसे नाई है, धोबी है, बढ़ई है, लोहार है, सुतार है, सुनार है, ये जो, और क्या नाम, तेली है, सैनी है, माली है, कोली है, ये जो लोग हैं सर्विस प्रोवाइडर, मतलब व्यवसाय, परंपरागत व्यवसाय, हाँ, जिनके गांव में एक ऐसे व्यवसाय, कुमार है जो, तो जो ये लोग हैं ये पूरे देश में है, हर गांव में है, लेकिन ये वंचित है। तो पूरी टोटल अगर देखा जाए तो विमुक्त और घुमंतु की पूरे देश में 666 जातियां हैं, 666, एंड ये जो मोस्ट बैकवर्ड है
उसके 540 जातियां। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता था, एक प्रश्न मेरा यह है कि आप ये बताइए कि डीएनटी को और जो मोस्ट बैकवर्ड्स हैं और जो आप पारंपरिक व्यवसाय करें, इनको तो पहले से ही 27% आरक्षण मिला हुआ है। 27% आरक्षण मिलने के बावजूद आपकी कैसी मांग है? हाँ, करेक्ट, आपने ठीक कहा। आपने ये प्रश्न अच्छा किया आपने। 27% आरक्षण है, ये सभी को मिला के है, जिसमें जो ओबीसी में जो खासा सुधरी हुई कम्युनिटी है वो भी आ गई है। तो नेचुरली वो फायदा उसका वो ले जाते हैं। तो 27% में ये दबे कुछ लोगों को, डीएनटी को, एमबीसी को कुछ नहीं मिलता। तो इसके पीछे ऐसा है कि जब 1902 में छऊ महाराज ने, छत्रपति छऊ महाराज ने ये आरक्षण रखा था, तो उन्होंने उनके स्टेट में, तो कोल्हापुर स्टेट में, महाराष्ट्र में, तो लोगों ने पूछा महाराज ये आरक्षण क्या है, समझाइए। तो उन्होंने जब दो घोड़े का उदाहरण दिया था कि दो घोड़े हैं, तो एक मजबूत है, एक दुबला पतला है, और दोनों में अगर आप एक टोकरी में चना खाने दे दोगे तो मजबूत वाला, तो नेचुरली मजबूत वाला खाएगा। और ये हो रहा है 27% में। ये जो मजबूत कुछ लोग हैं वो पूरा लाभ उठा रहे हैं और ये पूरे लाभ से वंचित है। डीएनटी बीएमसी वाले आज भी आरक्षण से वंचित हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके बिल्कुल अच्छी बात। लेकिन आपके अनुसार आपने कहा कि भाई इनमें बाइफर्केशन, जी, आप मांग कर रहे हैं 27% का बाइफर्केशन, विभाजन का। तो जब ये विभाजन होगा तो कौन कौन लोग इसमें हैं जिनको किस प्रकार से मतलब ये विभाजन का लाभ मिलेगा? ऐसा है, इसमें 27% के 3 भाग हो सकते हैं जी, जिसमें कि एक डीएनटी, हाँ जी, ये ग्रुप कहा जाएगा। उसको हम आगे चल के शेड्यूल्ड ट्राइब ये भी कह सकते हैं, क्योंकि उनको हम डिनोटिफाइड ट्राइब वैसे भी कहते हैं। हाँ, यस। तो शेड्यूल्ड ट्राइब ये कहा जाएगा, हो गया, STA। और दूसरा है ये जो ग्रुप मोस्ट बैकवर्ड क्लास, यस, बराबर, तो उनको कहा जाएगा मोस्ट बैकवर्ड क्लास, बराबर, क्योंकि ये नई खातीवाड़ी, लोहार सोना सुता जी, ऐसे परंपरागत व्यवसाय। और तीसरी कम्युनिटी है उसको BC कहा जाएगा। तो ABC, बराबर, ए को कहा जाएगा ST1, यस, क्योंकि पहले ST कैटेगरी हमारे पास है तो इसको ST1 कहा जाएगा, और B को MBC कहा जाएगा, और ये C को BC कहा जाएगा। तो इसमें 9% अगर हो गया तो सबको सामाजिक न्याय मिलेगा, बराबरी का दर्जा मिलेगा, सबको बराबरी का हिस्सा मिलेगा। ये बात बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप ये बताइए कि आरक्षण की जो आप मांग कर रहे हैं, इस आरक्षण की मांग के पीछे आपके क्या संवैधानिक तथ्य है? क्या ये वास्तव में संवैधानिक मांग है आपकी? इसको थोड़ा आप बताओ। बिल्कुल है, क्योंकि देखो जब 340 में ये कहा गया था देयर विल बी वन कमीशन विल रिकमेंड टू द राष्ट्रपति जी, तो उसी मुताबिक ये मंडल आया। मंडल कमीशन के एक सदस्य ने कहा, एक सदस्य ने डिफरेंट नोट दी है जिसमें डिसेंट नोट कहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इससे अग्री नहीं हूं, इसके 2 धड़े कर देना चाहिए। खैर उस टाइम नहीं हो सका, लेकिन यही मामला जब VP सिंह जी ने जो 10% आरक्षण दिया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, और सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, इंदिरा साहनी वर्सेस भारत सरकार, ये बहुत फेमस केस है, और उसमें 9 जजेस थे, और 9 जजेस ने सुमोटो ये स्टडी करके कहा कि हमें लगता है कि ये OBC का 2 या 3 भागों में इसको बांट देना चाहिए, ये 27% को। तो उस टाइम उन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसी राज्य ने ये किया, अगर सरकार इसको करती है तो वेदर इट विल बी ए कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, तो उन्होंने उसका उत्तर खुद ही दे दिया, यस इट विल बी वैलिड। तो ये तो संवैधानिक हो गया ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है, उनके 9 जजेस ने जब कहा है, इट वॉज ए लार्जर बेंच इन द हिस्ट्री। अभी कभी देखो ऐसे मौके मुझे लगता है बहुत कम, रेयर, जो 9 जजेस, यहाँ 2 जज होते, 3 जज होते, 5 जज होते हैं, लेकिन इसमें 9 जजेस बैठते, दे ऑनरेबल जजेस।
तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अपने इसमें आप में कानूनी कोई कानूनी अड़चन कोई नहीं है। कानूनी आप कर सकते हैं, उन्होंने कानूनी पहले अड़चन कर नहीं दिया, है। Yes. पहले ही कह दिया है कि वेदर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, यस, इसको वैलिड करार दिया। इतना ही नहीं, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि ये जो दबे कुचले लोग हैं, इनको जो बाबा साहब अम्बेडकर का प्रिंसिपल्स है, वो प्रिंसिपल के हिसाब से ये इनको सामाजिक न्याय मिलेगा। जी। तो मेरा कहना यह है कि ये जो आपकी मांग है ये राज्यों तक है या पूरा एक साथ आप केंद्र सरकार एक साथ मांग रहे हैं? बिल्कुल दोनों को है, यस। क्योंकि देखो जब हम महाराष्ट्र को मिला, लेकिन हमें केंद्र का आरक्षण नहीं मिला। हाँ। केंद्र का मतलब है यूपीएससी, एमपीएससी, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी, जीआईसी, विमान कंपनी, जो भी है केंद्र सरकार की, मिलिट्री, इसमें कहाँ हमें